हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग बुक। लर्निंग बुक पे आप सभी का स्वागत है। लर्निंग बुक के इस वीडियो में हम करेंगे 18 मई 2020 के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। अपने प्रश्नों की शुरुआत की जाए उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि लर्निंग बुक चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें। लर्निंग बुक की फैमिली जितनी ही स्ट्रांग होगी, हम आपके लिए उतने ही अधिक और भी नॉलेजेबल वीडियोज़ को प्रोवाइड करा सकेंगे। लर्निंग बुक चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने फैमिली के साथ शेयर करें, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करें और हमारी मदद करें लर्निंग बुक के मेंबर्स को बढ़ाने में। और एक अनाउंसमेंट ये है कि लर्निंग बुक में हर करंट अफेयर की वीडियो के लास्ट स्लाइड में 4 से 5 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के भी इंक्लूड किए जा रहे हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि पूरे वीडियोस को देखें, जिससे आप 360 डिग्री अपने आप को कवर कर सकें स्टैटिक जीके और करंट अफेयर के मामले में, जिससे आगे आने वाले किसी भी एग्जाम में आप एक फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाके एग्जाम को दे सकें। आइए फिर शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है, हिंद महासागर में 5 द्वीप देशों को कोविड-19 चिकित्सा सहायता भेजने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए मिशन का क्या नाम है? इस मिशन का नाम है मिशन सागर। मिशन सागर के जरिए भारत सरकार हिंद महासागर के 5 द्वीप देशों को कोविड-19 चिकित्सा सहायता पहुंचा रहा है। ये द्वीप देश क्या होते हैं? द्वीप देश वो देश होते हैं जो चारों तरफ से जल से घिरे होते हैं। इन्हें आइलैंड इंग्लिश में बोलते हैं, साथ ही साथ टापू भी कहा जाता है। ऐसे देश हैं जिनको ये पहुंचाई जा रही है चिकित्सा सेवा। ये है मालदीव, मॉरिशस, सेशल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस। ये 5 देश को भारत सरकार चिकित्सा सेवा पहुंचा रही है कोविड-19 की। और ये किससे पहुंचा रही है? ये आईएनएस इंडियन नेवल शिप केसरी, शिप का नाम क्या है? केसरी। इंडियन नेवल शिप केसरी से भारत सरकार इन 5 द्वीप देशों को चिकित्सा सेवा पहुंचा रही है। और चिकित्सा सेवा में ही हाइड्रोक्लोरोक्विन की टेबलेट भी इन 5 देशों को पहुंचाया गया है। मिशन सागर रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय की संयुक्त पहल है। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं तथा विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के कारण पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने हाल ही में मौजूदा प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट की समीक्षा के लिए 6 सदस्यीय पैनल का गठन किया है। वर्तमान में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन हैं? वर्तमान में हमारे पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं। कोविड-19 के कारण किए गए लॉकडाउन की वजह से कच्चे तेल की मांग में लगातार गिरावट आई है। ऐसा इसलिए क्योंकि लॉकडाउन के दौरान मोटर कार्स, व्हीकल, कॉमर्शियल व्हीकल जैसे ट्रक, ट्रैक्टर आदि नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई। क्योंकि मांग में कमी आई, मांग में कमी आने की वजह से रेट में भी कमी आई। तो अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में गिरावट भारत के लिए एक सकारात्मकता है। ये भारत के लिए एक सकारात्मक है, पहलू है, क्योंकि 2019-20 में हमारी कच्चे तेल पर आयात निर्भरता 85% थी। यानी हम 85% तेल बाहर से मंगाते थे और जब रेट में कमी आई तो हमको फ़ायदा मिला। कम कीमतों के कारण आयात बिल 2019 में $112 बिलियन गिरकर $102 बिलियन हो गया। 2019 में $112 बिलियन बिल था और 2020 में ये कितना हो गया? $102 बिलियन तक पहुंच गया। तो इन सभी पहलुओं पर विचार करने के लिए और कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट के मद्देनजर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 6 सदस्यीय पैनल का गठन किया, जिससे ओपेक देशों के साथ हुए समझौतों की समीक्षा की जा सके और साथ ही साथ अधिक से अधिक लाभ प्राप्त किया जा सके, क्योंकि अभी कच्चे तेलों के दाम में गिरावट आई है। ओपेक क्या है? ओपेक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। ये एक 14 देशों का समूह है। ये 14 देश ऐसे देश हैं जो दूसरे देशों को तेल का निर्यात करते हैं। ओपेक का जो हेडक्वार्टर है ये वियना, ऑस्ट्रिया में है। हमारे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली स्थित नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नगमा। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, नगमा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने नगमा के संग्रह से नाम से एक वर्चुअल प्रोग्राम लॉन्च किया। नगमा किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है? नगमा संस्कृति मंत्रालय के तहत कार्य करता है। नगमा क्या है? नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट।
आधुनिक कला की राष्ट्रीय गैलरी जो नई दिल्ली में स्थित है, इसमें आधुनिक और समकालीन भारतीय कला का संग्रह है। नगमा ने यानी कि नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में रविन्द्रनाथ टैगोर की 102 ओरिजिनल पेंटिंग की वर्चुअल प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम का नाम गुरुदेव की यात्रा था। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव बोलते थे, तो उनके उन्हीं की 102 ओरिजिनल पेंटिंग की वर्चुअल प्रदर्शनी लगाई गई, इसीलिए इसका नाम गुरुदेव की यात्रा रखा गया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही भारत के राष्ट्रीय गीत को और साथ ही साथ बांग्लादेश के राष्ट्रीय गीत को भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है। नगमा ने अभी कुछ दिन पहले यानी कि नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने इससे पहले भी अपनी वेबसाइट पे जैमिनी राय और राजा रवि वर्मा के कार्यों की ऑनलाइन प्रदर्शनी लगाया था। नगमा किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है? ये संस्कृति मंत्रालय के तहत कार्य करता है। हमारी संस्कृति मंत्रालय के मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन के साथ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कोविड-19 परीक्षण किट वितरण करने के लिए भागीदारी की है? कोविड-19 परीक्षण किट को वितरण करने के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने इंडिया पोस्ट के साथ भागीदारी की है। कोविड-19 बीमारी पर नियंत्रण पाने के लिए इसकी टेस्टिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे रोगियों की पहचान की जा सके और इन्हें क्वारंटाइन करके इनका इलाज हो सके, और जब ये क्वारंटाइन होंगे तो कोविड-19 के फैलाव को भी रोका जा सकता है। टेस्ट करने के लिए अधिकृत प्रयोगशालाओं पर टेस्टिंग किट को समय से पहुंचाने के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने इंडिया पोस्ट यानी कि पोस्ट ऑफिस के साथ समझौता किया, क्योंकि देश भर में डाकघरों का एक विशाल नेटवर्क है और देश के रिमोट एरिया यहाँ तक कि गाँव के अस्पतालों तक भी किट को पहुँचाने में इंडिया पोस्ट यानी कि भारतीय पोस्ट ऑफिस सक्षम है। इस पहल के तहत इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने हर दिन 1 लाख परीक्षण करने का भी लक्ष्य रखा है कि पूरे देश में अगर 1 लाख परीक्षण एक दिन में होंगे, टेस्टिंग 1 लाख टेस्टिंग कोविड-19 की होगी, तो हमारा देश बहुत ही जल्दी कोविड-19 से मुक्त हो जाएगा। इसी के तहत इंडिया पोस्ट के साथ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने ये समझौता किया है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके डायरेक्टर डॉक्टर बलराम भार्गव हैं। इंडिया पोस्ट ऑफिस संचार मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। हमारे संचार मंत्री जो है रविशंकर प्रसाद जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि ट्राइफेड का क्या फुल फॉर्म है? ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने आदिवासी उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए संगठन के प्रत्येक कार्यक्रमों में सहयोग करने के लिए किस एनजीओ के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ये एनजीओ है आर्ट ऑफ लिविंग। ट्राइफेड ने आर्ट ऑफ लिविंग के साथ एक समझौता किया है, जिसमें आर्ट ऑफ लिविंग ट्राइफेड की मदद करेगा आदिवासियों के उद्यम को बढ़ावा देने में। जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत ट्राइफेड कार्य करता है, तो यही ट्राइफेड ने आर्ट ऑफ लिविंग के साथ आदिवासी लोगों के उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के #I stand with humanity अभियान के तहत ट्राइफेड के साथ समझौता किया है। इसमें आदिवासी लोगों के उद्यमों को सहायता प्रदान करने के साथ साथ ही उनके उद्यमों को और बढ़ावा देने के लिए ट्राइफेड और आर्ट ऑफ लिविंग दोनों मिलकर साथ करेंगे। और #I stand with humanity के तहत आर्ट ऑफ लिविंग इन आदिवासियों को राशन यानी कि दाल और चावल की किट भी प्रदान करेगा। ट्राइफेड जो संस्था ही देश के विभिन्न क्षेत्रों में बसे हुए आदिवासियों के द्वारा किए गए उपज और उनके उद्यमों के विकास के लिए कार्य करता है। हमारे जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा हैं। आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर हैं। आर्ट ऑफ लिविंग एक एनजीओ है। ये कई सारे शैक्षणिक कार्यक्रम चलाते हैं, साथ ही साथ मानव उत्थान के लिए भी इन्होंने कई सारे कार्यक्रम चलाए हैं। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर की देखरेख में ही लोगों को अध्यात्म की ओर ले जाने और अध्यात्म से जोड़ने के लिए भी बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। आर्ट ऑफ लिविंग का हेडक्वार्टर बेंगलोर कर्नाटका में है। आज आर्ट ऑफ लिविंग दुनिया भर के 152 देशों से भी अधिक में अपना
शाखा बना चुका है और ये प्रत्येक देश में लोगों की मदद कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागालैंड मुख्यमंत्री का नाम बताइए जिन्होंने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 21,049.87 करोड़ रुपए का राज्य बजट पेश किया है। नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं नेफी रियो ऑप्शन डी। नेफी रियो ने नागालैंड के लिए 21,049.87 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। हाल ही में दो और नॉर्थ ईस्ट स्टेट का बजट पेश हुआ है। एक असम ने 1,03,762 करोड़ का बजट पेश किया है, जबकि सिक्किम ने 91,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है और नागालैंड ने 21,049.87 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। यहाँ के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के पहले राज्य का नाम बताएं जो राज्य के प्रत्येक जिला के अस्पतालों में वेंटिलेटर के साथ बेड की सुविधा प्रदान करेगा। देश का पहला राज्य जो इस तरह का वेंटिलेटर के साथ पूरे सारे जिले के अस्पतालों में वेंटिलेटर के साथ बेड की सुविधा प्रदान करेगा, ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश का लक्ष्य है कि सभी 75 जिलों के अस्पतालों में जो जिला अस्पताल होता है वहाँ पे वेंटिलेटर के साथ बेड की सुविधा प्रदान की जाए। ऐसा करने वाला यह देश का पहला राज्य बन जाएगा। हाल ही में महाराष्ट्र ने पूरे प्रदेश के सभी नागरिकों की हेल्थ इंश्योरेंस देने वाला देश का पहला राज्य भी बना है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। यहाँ की राजधानी लखनऊ है। गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेंद्र ध्रुव बत्रा किस खेल के अंतर्राष्ट्रीय महासंघ में मई 2021 तक के लिए अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे? ये हॉकी खेल के अंतर्राष्ट्रीय महासंघ में 2021 तक अध्यक्ष पद के लिए बने रहेंगे। इनका कार्यकाल अक्टूबर 2020 में समाप्त हो रहा था, लेकिन कोविड-19 पैंडेमिक के कारण इनके कार्यकाल को मई 2021 तक बढ़ा दिया गया है। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी का जो मुख्यालय है वो लॉजेन स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 देशों से 17 पत्रकारों के बीच वह भारतीय जिसे ड्यूश वेले फ्रीडम ऑफ स्पीच से सम्मानित किया गया। ड्यूश वेले फ्रीडम ऑफ स्पीच पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए जाने वाला सम्मान है। इसे दिया गया द वायर ऑनलाइन न्यूज़पेपर और ऑनलाइन चैनल के संपादक सिद्धार्थ वरदराजन को। कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान निर्भीक पत्रकारिता के लिए इन्हें ये पुरस्कार मिला है। 2019 में रवीश कुमार जो कि एनडीटीवी के मीडिया पर्सनालिटी हैं, इन्हें रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था। रमन मैग्सेसे अवार्ड को पत्रकारिता के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित अवार्ड माना जाता है। तो ड्यूश वेले फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड मिला सिद्धार्थ वरदराजन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने कोविड-19 के एंटीबायोटिक का पता लगाने के लिए कोविड कवच एलिसा नाम से पहली स्वदेशी मानव किट विकसित की है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ स्थित है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी स्थित है पुणे, महाराष्ट्र में। इसकी डायरेक्टर प्रिया अब्राहम है क्या कि कोविड कवच एलिसा क्या है? देखिए, कोविड हमारी बॉडी में जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल जैसे बैक्टीरिया या वायरस प्रवेश करती है तो हमारी बॉडी उसे एंटीजन की तरह देखती है और उस एंटीजन को मारने के लिए हमारी बॉडी अपनी प्रतिरक्षा तंत्र से यानी कि अपने इम्यून सिस्टम से एंटीबॉडी का निर्माण करती है। यानी कि एंटीजन को मारने के लिए बॉडी एंटीबॉडी का निर्माण करती है। कोविड-19 के लिए कौन सी एंटीबॉडी होगी, यानी कि कोविड-19 को हमारी बॉडी किस एंटीबॉडी के जरिए मार रही है, इसका पता लगाने के लिए कोविड कवच एलिसा नाम से स्वदेशी मानव किट विकसित कर रहा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। इसकी डायरेक्टर प्रिया अब्राहम है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी स्थित है पूना, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च किस कंपनी के साथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में अलग थलग वायरस का उपयोग करके पूरी तरीके से स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने के लिए संबंध स्थापित किया है? ये कंपनी है भारत बायोटेक।
अभी देखिए जो ऊपर वाला क्वेश्चन था उसी से रिलेटेड ये सेम क्वेश्चन है, मैं पूरे को फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अधीन कार्य करने वाली संस्था है। तो क्या हुआ, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भारत बायोटेक के साथ एक समझौता किया। क्या समझौता किया? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भारत बायोटेक के साथ जो समझौता किया, उस समझौते में है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी भारत बायोटेक के साथ मिलकर कोविड-19 वैक्सीन को विकसित करने के लिए कार्य करेगी। भारत बायोटेक का हेडक्वार्टर तेलंगाना में है, इसके चेयरमैन कृष्णा एम एला हैं। और ये कैसे वैक्सीन क्या होता है? देखिए, वैक्सीन ये होता है कि वैक्सीन में एंटीबॉडी जो होती है, जो हमारा शरीर खुद, जैसे किसी एंटीजन मीन्स कि किसी वायरस या बैक्टीरिया का हमारे बॉडी पर संक्रमण हुआ, तो हमारी बॉडी उसको खुद मारने के लिए हमारी बॉडी का जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है, जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है, वो एक्टिव हो जाता है और उसके खिलाफ एक एंटीबॉडी बनाता है। यानी कि हमारा जो शरीर है वो एंटीजन को मारने के लिए एंटीबॉडी का निर्माण करता है। अब हमारे शरीर का अगर प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर है तो वो एंटीबॉडी को बनाने में टाइम लगा देता है। तो अभी हम क्या सुन रहे हैं कि अभी हमें मतलब न्यूज़ में लगातार सुनाई दे रहा है कि जो कोविड-19 से जिनकी डेथ हो रही है उसमें मैक्सिमम लोग 60+ एज के हैं। यानी कि जब ज़्यादा उम्र के हो गए तो बॉडी का प्रतिरक्षा तंत्र उस तरीके से काम नहीं कर रहा है, इसीलिए कोविड-19 के खिलाफ उनका बॉडी उतने अच्छे तरीके से लड़ाई नहीं कर पा रहा है। और जो यंग एज के हैं उनकी बॉडी कोविड-19 को खिलाफ जल्दी से प्रतिरक्षा तंत्र उनका एक्टिव हो रहा है और एंटीबॉडी बना दे रही है। तो ऐसे लोगों के लिए जो इनकी उम्र ज़्यादा है, उनको अगर ये एंटीबॉडी जो कोविड-19 के खिलाफ हमारी बॉडी बना रही है वो रेडीमेड तरीके से उनके शरीर में इंजेक्ट कर दिया जाए, तो क्या होगा कि उनकी बॉडी से भी जो जिनकी उम्र ज़्यादा है, अगर उनको एंटीबॉडी तुरंत मिल जाए तो उनके बॉडी से भी कोविड-19 का संक्रमण खत्म हो जाएगा। इसे ही कोविड-19 वैक्सीन बोलते हैं। तो इसी को विकसित करने के लिए, कोविड-19 वैक्सीन को ही विकसित करने के लिए क्या होगा कि भारत बायोटेक और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी दोनों मिलकर कार्य करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ की किस प्रयोगशाला में मैसूर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट को परख नामक मोबाइल कोविड-19 परीक्षण प्रयोगशाला सौंपी है? देखिए, मोबाइल कोविड-19 परीक्षण प्रयोगशाला मीन्स कि जो प्रयोगशाला, जो लेबोरेटरी चलती फिरती हो, यानी कि बस में लैब, बस के अंदर ही पूरी लैब को बना दिया है डीआरडीओ ने। और इसका क्या नाम है? इसका नाम है प्रखर। और प्रखर को किसने बनाया है? डीआरडीओ की रक्षा खाद्य अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा बनाया गया है। इसने इसको बनाकर किसको सौंप दिया? ये मैं पूरे को फिर से रिपीट कर रहा हूँ। डीआरडीओ के अधीन कार्य करने वाली संस्था का नाम है रक्षा खाद्य अनुसंधान प्रयोगशाला। इसने बनाया प्रखर को। प्रखर क्या है? प्रखर एक चलती फिरती लैब है, यानी कि बस के अंदर लैब है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली जाती है। तो इसने DFRL ने प्रखर को बना के सौंपा है मैसूर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट को। प्रखर एक चलती फिरती आधुनिक लैब है जो पूरी तरीके से अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। इसमें डॉक्टर्स और टेक्नीशियन की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा गया है। कोविड-19 सैंपल के परीक्षण के लिए ये लैब पूरी तरीके से फिट है। रक्षा खाद्य अनुसंधान प्रयोगशाला का मुख्यालय मैसूर कर्नाटका में है, यानी DFRL का मुख्यालय मैसूर कर्नाटका में है। इसके डायरेक्टर अनिल दत्त सोमवाल हैं। डीआरडीओ के डायरेक्टर जी सतीश रेड्डी हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो जो प्रखर बनाया रक्षा खाद्य अनुसंधान की ने उसे सौंपा है किसे? मैसूर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ स्थित रिसर्च इमारत द्वारा इलेक्ट्रॉनिक गजेट, करेंसी नोट आदि को सैनिटाइज करने के लिए बनाया गया ऑटोमेटिक कॉन्टेक्टलेस अल्ट्रावायलेट सी सैनिटेशन कैबिनेट का नाम बताइए। ये है ध्रुवा। ऑप्शन सी ध्रुवा डीआरडीओ द्वारा बनाया गया एक बॉक्स है जिसमें सैनिटाइज किया जा सकता है नोट को, वॉलेट को, चाबी यानी कि की को, पेन को, इन सारी चीज़ों को उसमें रख के
अल्ट्रावायलेट रेज के जरिए सैनिटाइज किया जाता है। कोविड-19 का इन्फेक्शन करेंसी यानी नोट पकड़ने से पेन को, जो अगर कोविड-19 का इन्फेक्टेड पेशेंट कोई पेन को छू के आपको दे रहा है तो उससे आपको भी कोविड-19 होने की संभावना बनी रहती है। इन्हीं सब को देखते हुए कोविड-19 के इन्फेक्शन को ख़त्म करने के उद्देश्य से डीआरडीओ ने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे कि आपका मोबाइल फ़ोन, आपका कैलकुलेटर, करेंसी, नोट यानी कि रुपए पैसे, पेन आदि को सैनिटाइज करने के लिए ऑटोमेटिक कॉन्टैक्टलेस अल्ट्रावायलेट सी सैनिटेशन कैबिनेट बनाया है। इसका नाम ध्रुवा है। कोविड-19 के प्रसार को खत्म करने में ध्रुवा अत्यंत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीएमआर किस कंपनी के साथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में अलग थलग पड़े वायरस का उपयोग करके पूरी तरीके से स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने के लिए संबंध स्थापित करता है? देखिए ये क्वेश्चन अभी ऊपर हो चुका है, इसका आंसर भारत बायोटेक ऑप्शन डी करेक्ट है। सेम क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, प्रिंटिंग में कुछ गलती हुई, इस वजह से ये सेम क्वेश्चन ही रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खेल प्राधिकरण स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने स्पोर्ट कोचिंग और गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए एसओपी तैयार करने के लिए 6 सदस्यीय समिति गठित किया है। उस व्यक्ति का नाम बताइए जो समिति का जो है प्रमुख है। एसओपी क्या होता है? एसओपी होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, यानी कि मानक संचालन प्रक्रिया है। क्या कोविड-19 की गतिविधि, कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन में सारी खेल की गतिविधि और जो उनकी खिलाड़ियों की प्रैक्टिस रुक गई। तो अभी जो है स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये चाह रहा है कि खिलाड़ी फिर से प्रैक्टिस शुरू कर सकें। उसके लिए वो एक मानक संचालन प्रक्रिया बनाने के लिए रोहित भारद्वाज जो कि सचिव हैं स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, उनके अध्यक्षता में 6 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। इसमें क्या होगा, एसओपी में क्या बनेगा? एसओपी में खिलाड़ियों के प्रवेश संबंधी, उनकी स्वच्छता संबंधी, यात्रा के दौरान उन्हें कौन कौन से प्रिकॉशन लेने हैं, इन सब पे पूरी एक गाइडलाइन जारी होगी खिलाड़ियों के लिए और वो उसी के अनुसार ही अपनी प्रैक्टिस करेंगे। साथ ही साथ सारे खेल को तो एक साथ रखा जाएगा, लेकिन जो तैराकी का खेल है क्योंकि ये जल में होता है, जल क्रीड़ा है, इस वजह से इसके लिए जो एसओपी बनाई जाएगी वो बिल्कुल अलग तरीके की एसओपी बनाई जाएगी। और स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके डायरेक्टर संदीप प्रधान हैं, इसके सचिव रोहित भारद्वाज हैं जो स्वयं 6 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष हैं जो कि एसओपी तैयार कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने पेन नेम वधान के तहत फियर ऑफ द गॉड नाम की किताब लिखी है। फियर ऑफ द गॉड नाम से जिन्होंने किताब लिखी है उनका नाम है वेम्बा देवरा साई चंद्रवदन। ऑप्शन बी, वेम्बा देवरा साई चंद्रवदन। पेन नेम क्या होता है? देखिए एक उपनाम होता है, जो बुक के एकदम टॉप पे लिखा होता है वो बुक का उपनाम होता है। इन्होंने वधान नाम से 3 पुस्तकें लिखी हैं, 3 अलग अलग पुस्तकें इन्होंने वधान नाम से लिखी है। एक पहली शत्रु, दूसरी अग्निपुत्र और तीसरी फियर ऑफ द गॉड है। फियर ऑफ द गॉड में इन्होंने भ्रष्टाचार, सतर्कता और अदालत के नाटक को बुनते हुए पूरी कहानी को लिखा है। तो वधान नाम से इन्होंने 3 पुस्तकें लिखी, शत्रु, अग्निपुत्र और ये तीसरी फियर ऑफ द गॉड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वैज्ञानिकों ने हाल में ही पश्चिमी घाट में किस जीन के तहत मछलियों की 3 नई प्रजातियां पाई हैं? भारत की 3 संस्थाओं के वैज्ञानिकों ने एक संयुक्त प्रयास से इसे खोजा है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च पुणे महाराष्ट्र के वैज्ञानिकों द्वारा संयुक्त प्रयास से ही इन मतलब कि डॉकिंसिया मछली की 3 नई प्रजातियों की खोज हुई है। इसको कहाँ खोजा गया? ये पश्चिमी घाट पे खोजी गई मछलियां हैं। डॉकिंसिया की 3 नई प्रजातियों को भारत की 3 इंस्टीट्यूट के संयुक्त प्रयास से खोजा गया है। ये तीनों इंस्टीट्यूट है बॉम्बे नेचुरल
हिस्ट्री सोसाइटी, केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च पुणे के वैज्ञानिकों ने मिलकर इसे खोजा है। ये तीनों नई प्रजातियों की मछलियाँ किस जीन की हैं? ये डॉकेंसिया जीन की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोखरण में परीक्षण किए गए शक्ति-1 परमाणु मिसाइल की सफलता के उपलक्ष्य में हर साल किस दिन राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है? हर साल 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि भारत परमाणु शक्ति संपन्न हुआ था 11 मई 1998 को अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में। मतलब प्रधानमंत्री उस समय हमारे अटल बिहारी वाजपेयी थे, और अब्दुल कलाम की अगुवाई में ही भारत ने परमाणु परीक्षण किया था पोखरण में शक्ति-1 नाम से। तो इसीलिए 1998 में ये किया, तो 1999 से अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा ये घोषणा की गई कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रत्येक वर्ष 11 मई को मनाया जाएगा। अब्दुल कलाम को हम मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं, अब ये हमारे बीच नहीं रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिशंकर वासुदेवन, जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे। हरिशंकर वासुदेवन एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे। इनका कलकत्ता में निधन हुआ है। इन्हें कोविड-19 के संक्रमण की वजह से इनका निधन हुआ। इनकी मृत्यु 68 ईयर में हुई। अजय कुमार त्रिपाठी, जो लोकपाल के जुडिशियल मेंबर थे, इनकी भी मृत्यु कोविड-19 के संक्रमण में हुई थी। इस क्वेश्चन को मैं करा भी चुका हूँ। पूरे क्वेश्चन के दौरान कई सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो मैं पीछे करा चुका होता हूं, फिर से उससे संबंधित क्वेश्चन आता है तो उन्हें रिपीट करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्रावली वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? नेत्रावली वन्यजीव अभ्यारण्य गोवा में स्थित है। ये गोवा का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। नटांगकी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? नटांगकी राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड में है, यानी कि नटांगकी राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड में है। नेत्रावली वन्यजीव अभ्यारण्य गोवा में है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये लॉजेन स्विट्जरलैंड में ही। यह भी क्वेश्चन कराते समय मैंने आपको कराया है। वर्तमान जनजातीय मामलों के मंत्री कौन हैं? वर्तमान मामलों जनजाति मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा हैं, और जनजाति मामलों के ही अंतर्गत कार्य करने वाली ट्राइफेड ने आर्ट ऑफ लिविंग के साथ एक समझौता किया है, जिसमें वो जनजाति लोगों के उद्यम को आगे बढ़ाने के लिए दोनों मिलकर कार्य करेंगे, आर्ट ऑफ लिविंग और ट्राइफेड। ये आज का स्टैटिक जीके का पोर्शन भी समाप्त होता है। मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्टडी ऑन लर्निंग बुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।